कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, खुद को तकलीफ दे रहे हैं लेकिन सब कुछ ठीक नहीं करेंगे ना आप डिस्ट्रॉयर, ना मुझे माफ़ करेंगे, ना अपना गुस्सा छोड़ेंगे। खुद भी तड़पेंगे और मुझे भी तड़पाएंगे, लेकिन ये नाराज़गी नहीं छोड़ेंगे। प्रलय ने कायनात के हाथ में उसकी लिटिल फिंगर में रिंग पहनाई और सब लोग उनकी तरफ देखते हुए तालियां बजाने लगे। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, लेकिन जिसकी एंगेजमेंट थी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। तभी होस्ट ने प्रलय और कायनात के कपल डांस की अनाउंसमेंट कर दी तो सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देखने लगी। प्रलय को किसी और के साथ कपल डांस करते हुए वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार करने लगा हो। प्रलय ने जानबूझकर ये कपल डांस रखवाया था, लेकिन अब उसका खुद का दिल बेचैन हो उठा था। तभी म्यूजिक बजा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया और लाइट एकदम से ऑफ हो गई। कुछ ही पलों में लाइट एक बार फिर से ऑन हुई और कायनात और प्रलय स्टेज के बीचों बीच खड़े थे, जहाँ पर बाकी कुछ कपल भी खड़े थे। सृष्टि की आंखों में आंसू थे। उसने बाकी सब चीज़ तो देख ली, लेकिन अब वो प्रलय का डांस नहीं देख सकती थी, इसलिए वो वहां से अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, विल यू बी माई डांस पार्टनर। सृष्टि अपने सामने खड़े शख्स को जानती नहीं थी, लेकिन उसने पलट कर प्रलय की तरफ देखा, जिसका हाथ कायनात की कमर पर था और कायनात के दूसरे हाथ में भी उसका हाथ था। वहीं अगले ही पल उसने वापस उस शख्स की तरफ देखा जो कोई और नहीं वेदांश मित्तल था, जो सृष्टि की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर उसके पास आया था और उसे डांस के लिए पूछ रहा था। सृष्टि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्रलय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं सृष्टि ने अपना हाथ वेदांश के हाथ पर रखा हुआ था और वेदांश अब उसे लेकर स्टेज पर आया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आज उसने पहली बार सृष्टि को देखा था। हालांकि उसे इंडिया आए काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन कभी उसका सृष्टि से सामना नहीं हुआ था। जबकि राणा इंडस्ट्रीज के साथ उसने काफ़ी डील्स की थी। उसकी नज़र सृष्टि पर से हट नहीं रही थी, लेकिन सृष्टि उसकी नज़रों को खुद पर महसूस ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान प्रलय पर था, जिसका हाथ कायनात की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके हाथ में कसा हुआ। उसे देखकर सृष्टि को अपनी धड़कनें बेगानी सी महसूस हो रही थी। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने फसलों से। वहीं प्रलय डांस कायनात के साथ कर रहा था, लेकिन उसका भी ध्यान सृष्टि पर था। उसे लगा सृष्टि साइड में खड़ी हुई उसे और कायनात को डांस करते हुए देखेगी, लेकिन सृष्टि का किसी और के साथ डांस फ्लोर पर आ जाना उसे हद दर्जे की जलन महसूस करवा रहा था। उसने अपना हाथ कायनात की कमर पर और भी ज़्यादा कस दिया था। वहीं अचानक ही सब डांस पार्टनर्स चेंज करने लगे तो कायनात मुस्कुराते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ते ही अब तुम सृष्टि का हाथ पकड़ लोगे, है ना? उसका सवाल जैसे ही खत्म हुआ, प्रलय हल्का सा मुस्कुराया। वो जवाब देता उससे पहले ही कायनात उसका हाथ पकड़कर घूम गई थी और वेदांश के पास चली गई थी, जबकि सृष्टि प्रलय के पास आ गई थी। सृष्टि और प्रलय दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और प्रलय के दोनों हाथ सृष्टि के कमर पर थे और सृष्टि के दोनों हाथ प्रलय के कंधे पर। सॉन्ग सुनते हुए प्रलय की नज़रें सृष्टि की नज़रों से मिली हुई थी। न सृष्टि बोल रही थी और न ही प्रलय, बस दोनों एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। सॉन्ग तो बहुत लाउड आवाज़ में चल रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ उन दोनों को इस वक्त एक दूसरे की धड़कनें लग रही थी। सृष्टि ने अचानक ही प्रलय के दिल पर अपना हाथ रखा तो प्रलय ने तुरंत कहा, क्या हुआ? मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। सृष्टि उसके सीने पर अपना हाथ रखे हुए ही बोली, कुछ नहीं, बस आपकी धड़कनें चेक कर रही हूँ। अभी कायनात आपके पास थी, ये देख रही हूँ कि क्या मेरे अलावा किसी और के करीब आकर भी आपकी धड़कनें तेज होती हैं क्या? प्रलय तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो क्या पता चला तुम्हें? सृष्टि फीका सा मुस्कुरा कर बोली, काफ़ी तेज़ है आपकी धड़कनें, मतलब ये सिर्फ मेरे आपके पास आने पर नहीं तेज़ होती। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेज़ी से अपनी तरफ खींचा।
सृष्टि सीधा उसके सीने से आ लगी। प्रलय ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसका चेहरा सृष्टि के चेहरे पर झुका हुआ था। सृष्टि का एकदम लाल गुलाबी सा चेहरा इस वक्त पसीने से भर रहा था और धड़कनों ने तो अब और ही ज़्यादा रफ्तार मचा रखी थी। प्रलय ने अपना एक हाथ अब उसके सीने पर रखा और बोला, धड़कनें तो तुम्हारी भी तेज हैं, मतलब तुम्हारे साथ डांस फ्लोर पर आया था उसकी वजह से तुम्हारी धड़कनें तेज हुई। ये बोलकर उसने अचानक ही सृष्टि को गोल गोल घुमा दिया तो सृष्टि की पीठ अब प्रलय के सीने से आ लगी। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये धड़कनें हैं इसलिए तेज हैं क्योंकि मैं आपके पास हूँ। आपके अलावा इन धड़कनों पर किसी की हुकूमत नहीं चलती। प्रलय ने उसके हाथ को अपने हाथ में थामा और उसे अपने चेहरे पर लाकर बोला, जब तुम्हारी धड़कनें सिर्फ मेरी हुकूमत से चलती हैं तो मेरी धड़कनों पर कोई और कैसे कब्जा कर सकता है। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। वो तुरंत प्रलय की तरफ घूम गई। प्रलय उसे और भी ज़्यादा तपिश भरी नज़रों से देखने लगा था। उसने एक बार फिर से सृष्टि को अपने करीब खींच लिया। सृष्टि गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, जब इन धड़कनों पर मेरा कब्जा है तो ये दिल आप किसी और को क्यों दे रहे हैं। प्रलय उसका सवाल सुनकर अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए उसके हाथ को अपने सीने पर लेकर आया और अपने सीने को हल्का हल्का सहलाने लगा। उसका यूं करना और म्यूजिक का उसके कानों में सुनाई देना जैसे एक अलग ही माहौल बना रहा था। जो लिरिक्स उन दोनों के कानों में सुनाई दे रहे थे और जो जज्बात उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए दिखाई दे रहे थे, अभी भी एक दूसरे की तरफ वो दोनों देख रहे थे, जबकि कायनात की नज़रें प्रलय पर और वेदांश की नज़रें सृष्टि पर थी। सृष्टि तुरंत स्टेज से उतरने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर नीचे की तरफ रखा, अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन वेदांश ने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। सृष्टि का दिल थक रह गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर न जाए, लेकिन अब खुद को वेदांश की बाहों में महसूस कर उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कने से इनकार कर गया। उसने तुरंत पलटकर प्रलय की तरफ देखा। वो जानती थी कि प्रलय अगर उसे किसी और की बाहों में देखेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। प्रलय ने जैसे ही सृष्टि को वेदांश की बाहों में देखा, वो तुरंत वहां पर आया और अगले ही पल उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, संभाल कर, कहीं चोट लग न जाए इन्हें। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सृष्टि पर थी। सृष्टि ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया था। प्रलय गुस्से से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जाओ यहाँ से। सृष्टि कुछ बोलने को हुई, लेकिन अगले ही पल जब प्रलय की नज़रें और ज़्यादा गहरी हो गई तो वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। वहीं प्रलय ने अब वेदांश की तरफ देखा और बोला, तुम परेशान मत हो, बहुत खास है वो मेरे लिए, उसे तो मैं एक खरोच तक नहीं आने दूँ। चोट लगने देना तो दूर की बात है। उसकी बात सुनकर वेदांश मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, वैसे वो है भी बहुत खूबसूरत। आई मीन किसी की खासियत खूबसूरत होने से नहीं होती, लेकिन मुझे वो काफ़ी क्यूट भी लगी। वैसे तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता है क्या। प्रलय वेदांश के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही अचानक वेदांश का फ़ोन बजने लगा। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। उसके दादा का कॉल आ रहा था। वो तुरंत प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर राणा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और प्रलय गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। प्रलय ने वेदांश को नोटिस किया था जब वो सृष्टि को देख रहा था, और जिस तरह से वो सृष्टि को देख रहा था वो नज़रें प्रलय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे गुस्सा आ रहा था। एक पल नहीं लगा उसे ये समझने में कि वेदांश जिन नज़रों से सृष्टि को देख रहा है उन नज़रों का मतलब क्या है। इसलिए जैसे ही सृष्टि वेदांश की बाहों में गिरी, प्रलय तुरंत उसे संभालने के लिए आ गया था। उसे गुस्सा सृष्टि पर भी आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि दूर से ही उसे देख रही थी। तभी कुसुम जी उसके पास आई और बोली, अब तुम जाकर पहले प्रांश को फिट करवाओ। इस एंगेजमेंट पार्टी में अब कुछ बाकी नहीं है। प्रलय और कायनात दोनों एक दूसरे को रिंग पहना चुके हैं और डांस वगैरह भी हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर हमें रुकना चाहिए। हम अंदर ही चलते हैं। सृष्टि ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं माँ, आप यहीं पर रुकिए, मैं प्रांश के पास जा रही हूँ, आपका यहाँ पर रुकना ठीक होगा।
कुसुम जी ने बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। सृष्टि वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगी, तभी किसी ने पीछे से उसे रोका। एक्सक्यूज मी। सृष्टि ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर वेदांश खड़ा था। वेदांश उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। पूछना था आपसे कि आपका मिस्टर राणा से क्या रिश्ता है। वो मुझे आपके बारे में काफ़ी सीरियस। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक सर्वेंट सृष्टि के पास आई और बोली, दीदी प्रांस बहुत ज़्यादा रो रहा है, प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। सृष्टि ने उस सर्वेंट की बात सुनी और वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई और वेदांश उसकी तरफ देखता रह गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, खूबसूरत लड़कियां हमेशा बिजी क्यों रहती हैं? खैर तुमसे मुलाकात तो अधूरी रह गई। आई होप हम दोनों की मुलाकात जल्दी हो और बाकमाल हो। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और उसमें गैलरी ओपन की, जहाँ पर उसने अभी अभी सृष्टि की पिक्चर क्लिक की थी जब वो कुसुम जी से बात कर रही थी। जिस तरह से उसके चेहरे पर परेशानी छलक रही थी, लेकिन वो फिर भी कभी अपने बालों को संभालती तो कभी अपने लहंगे को, कभी कुसुम जी को कुछ समझाती तो कभी थोड़ा मायूस होकर हल्का सा मुस्कुराती। वो सब उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। वो सृष्टि की पिक्चर की तरफ देखते हुए बोला, पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है, आई होप मेरी चॉइस परफेक्ट हो। ये बोलकर अब वो तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं प्रलय सृष्टि को ढूंढ रहा था। सृष्टि को ढूंढते हुए जब वो काउंटर की तरफ आया तो उसे एक सर्वेंट दिखाई दी। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, सृष्टि कहाँ है? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, वो तो अंदर है, प्रांस बाबा रो रहे थे तो वो उन्हें फीड करवाने गई हैं। प्रलय तुरंत अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़रें कुसुम जी के रूम में बेड पर बैठी हुई सृष्टि पर गई, जो प्रांस को फीड करवा रही थी। प्रलय अंदर आया तो सृष्टि ने उसे अपनी गहरी नज़रों से देखा और बोली, आपको एक बात बताऊं प्रांस बेटा, कोई है जो खुद तो कहीं भी जाएगा, किसी के पास भी जाएगा, लेकिन अगर आपकी मम्मा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देख लें तो जैसे उनके तन मन में आग लग जाती है। प्रलय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर बेड पर सृष्टि के बगल में लेटकर प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी आपको एक बात बताऊं बेटा, बेशक से प्रलय राणा कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा ने किसी की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो सामने वाले की और तुम्हारी मम्मा की दोनों की आंखें निकाल लेनी है मैंने। सृष्टि उसकी धमकी सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, सरेआम धमकी दे रहे हैं आप मुझे? प्रलय तुरंत बोला, दूंगा, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपका क्या ही बिगाड़ सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? खुद किसी से भी एंगेजमेंट कर रहे हैं और मैं किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? प्रलय गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी मर्जी, प्रलय राणा हूँ मैं और मेरी दुनिया में वही होता है जो मेरी मर्जी होती है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो चली जाओ इस दुनिया से, फिर बेशक से किसी को भी देखना, इस प्रलय राणा को फर्क नहीं पड़ेगा। सृष्टि उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोली, आप चाहते हैं मैं आपसे दूर चली जाऊं? प्रलय ने उसका सवाल सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर जलन आपको होती है डिस्ट्रॉयर तो जलन मुझे भी होती है। आप तो कुछ भी बोलकर मुझे चुप करवा देंगे, लेकिन मैं अपनी उस जलन को कैसे शांत करूं जो आपको किसी और के साथ देखकर होती है? सृष्टि के सवाल पर प्रलय मुस्कुराया और बोला, ये तो गलतियां करने से पहले सोचना था। सृष्टि गुस्से से बोली, आप मेरी एक गलती की सज़ा किसी और से शादी करके देंगे? प्रलय अपनी जगह से उठा और आईने की तरफ आकर खुद को आईने में देखते हुए बोला, मैं कैसा लग रहा हूँ? सृष्टि उसके सवाल पर अपनी आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसने प्रांस को नीचे बेड पर लिटाया और खुद प्रलय के पीछे आकर खड़ी हो गई। वो आईने में देखते हुए बोली, परफेक्ट। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सच में? सृष्टि थोड़ा सा और मुस्कुराई। सृष्टि वहाँ से जाने लगी। प्रलय ने अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपने करीब खींच लिया। सृष्टि की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। अगले ही पल प्रलय ने उसे घुमाया तो सृष्टि अब उसके आगे आकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ प्रलय के सीने से लगी हुई थी और प्रलय के हाथ सृष्टि के पेट पर थे।
उन दोनों की नज़रें आईने पर थी और प्रलय ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और आईने की तरफ देखते हुए बोला, अब कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, क्या है आप डिस्ट्रॉयर? एक तरफ मुझे सताने पर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ मुझसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं। जाइए, अपनी कायनात के पास जाइए, उसके साथ यूं आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए खुद को और पूछिए खुद से कि कितने परफेक्ट लग रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, उसकी तारीफ भी कर दीजिएगा। एक औरत को अच्छा लगता है जब उसका पसंदीदा मर्द उसकी तारीफ करे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन एक बार फिर से प्रलय ने उसे रोक लिया और इस बार एक बार फिर से उसे गोल घुमाया और अब की बार सृष्टि की पीठ आईने से लग गई और उसका चेहरा प्रलय के सामने था। प्रलय की तपिश भरी नजरें सृष्टि पर टिकी हुई थी और सृष्टि का चेहरा लाल होता जा रहा था। प्रलय ने अपने दोनों हाथ आईने पर रखे और सृष्टि के ऊपर हल्का सा झुका। सृष्टि की हाइट उससे कम थी, तो प्रलय जब उसके ऊपर झुकता था तो उसका पूरा चेहरा कवर हो जाता था। वो उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, मर्द को भी अच्छा लगता है जब वो अपनी पसंदीदा औरत की तारीफ करता है, और औरत जो पहले ही बेइंतहा खूबसूरत है, वो तारीफ सुनते हुए उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रलय की इस बात ने ही सृष्टि के दिल में धड़कनों का शोर मचा दिया था। वो धीमे से बोली, तो जाइए, करिए अपनी कायनात की तारीफ। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही प्रलय बोला, आंखें ऐसी जैसे गहरा समुद्र। मैं समुद्र के किनारे खड़ा उनमें पूरी तरह से डूबना चाहूँ, लेकिन डर लगता है कि अगर दोबारा वापस बाहर ना आ पाया तो पूरी ज़िंदगी उस समुद्र में कैद होकर रह जाऊँगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सृष्टि की नज़रों से मिली हुई थी और उन नज़रों में एक अलग ही कशिश नज़र आ रही थी। सृष्टि धीमे से बोली, समुद्र अगर खुद चाहे कि आप उसमें डूब जाएं और वो आपको अपने अंदर समेट ले तो? प्रलय उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने बड़े ही प्यार से सृष्टि के आंखों को चूम लिया। सृष्टि ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधे पर कस दिए और गहरी सांसें लेने लगी। अब प्रलय की नज़र सृष्टि के बाकी चेहरे पर घूम रही थी और वो नज़रें और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। प्रलय अब उसके गालों की तरफ देखते हुए बोला, उसके सुर्ख गाल जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, मैं हाथ लगाऊं तो डर लगे कि कहीं उनकी नाजुकता के साथ ना खेल जाऊं। वो गुलाब की पंखुड़ियाँ जिन्हें मन तो करे मसलने का, लेकिन उन पर फिदा हो जाऊं और उन्हें अपने लबों से चूमने का मन करे। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि के गाल और भी ज़्यादा गुलाबी होने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रलय उसकी तारीफ कर रहा है या फिर उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। प्रलय ने अपनी उंगलियां सृष्टि के गाल पर रखी और उन उंगलियों से उसके गालों पर आए हुए बालों को हल्का हल्का पीछे करने लगा। सृष्टि उसके छूने भर से ही सिहरने लगी। प्रलय ने अब उसके दोनों गालों को बारी बारी से बड़े ही प्यार से चूम लिया तो सृष्टि के हाथ उसके सीने पर आ गए और उसने उसके कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। सृष्टि की इस हरकत पर प्रलय मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। प्रलय ने एक बार फिर से उसके कंधों को पकड़कर उसे आईने से लगाया और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, अब तुम्हें अपने पसंदीदा मर्द की तारीफ पसंद नहीं आई? सृष्टि थोड़ा इतराते हुए बोली, आपको कैसे पता कि आप मेरे पसंदीदा मर्द हैं? हो सकता है जैसे आपने किसी और को अपने लिए चुन लिया, मैंने भी किसी और को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों में दबा दिया और उसकी बोलती बंद कर दी। वो तुरंत प्रलय के सीने से लग कर बोली, एक बार फिर से मेरे करीब आएंगे आप और फिर अगले ही पल कहेंगे कि किसी और के होने वाले हैं आप। क्या मज़ा आ रहा है आपको डिस्ट्रॉयर, मुझे इस हद तक परेशान करने में? प्रलय उसे देखकर मुस्कुराने लगा और कुछ नहीं बोला और उससे दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। सृष्टि भी अब कुछ नहीं बोली और बिस्तर पर जाकर फ्रांस की तरफ मुँह करके सो गई। प्रलय कुछ पल उसे देखता रहा और फिर थोड़ी देर बाद जब वो सृष्टि के पास आया तो देखा सृष्टि पूरी तरह से नींद में जा चुकी थी। उसने झुककर सृष्टि के बालों को हल्का सा सहलाया और उसके माथे को चूम कर बोला, आई लव यू यूनिवर्स, तुम्हारे बिना इस प्रलय राणा का कोई वजूद नहीं है यूनिवर्स। सृष्टि जो पूरी तरह से नींद में थी, उसे प्रलय की बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। प्रलय के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे।
प्रलय भी सृष्टि के बगल में ही लेट गया और उसने पूरी तरह से सृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन सुकून उसे अभी भी नहीं मिला था। वो कभी सृष्टि के होठों को हल्का सा छू लेता, कभी उसके गालों पर हल्का सा बाइट करता, तो कभी उसके आंखों पर अपने होठ रख देता। यूं ही पूरी रात वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रहे और फिर सुबह उठते ही सृष्टि की नज़रें प्रलय पर गई और उसने प्रलय को अपने पास सोते देखा तो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे निहारने लगी और बोली, सच में आप किसी और से शादी करेंगे अपनी यूनिवर्स के होते हुए? प्रलय ने अपनी आंखें खोली। प्रलय उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था, आज मेरी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं ना, तुम मेरी मेहंदी में आओगी क्या? ये बोलते हुए वो सृष्टि के ऊपर से हटने लगा, लेकिन सृष्टि ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेटी और बोली, मेरे अलावा अगर आपका नाम मुझे किसी और के हाथों में दिखाई दिया ना तो मैं जान दे दूंगी अपनी। प्रलय ने उसकी बातें सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। सृष्टि बेड पर लेटे हुए बोली, हे भगवान, क्या करूं इस इंसान का, मेरा जिद्दी प्रलय राड़ा। कुछ देर बाद जब प्रलय वॉशरूम से बाहर आया तो देखा सृष्टि भी वॉशरूम में जा रही है। प्रलय अचानक से ही बोला, तुम ऑफिस नहीं जाओगी? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों? प्रलय थोड़ा एटीट्यूड से बोला, मैं सवालों का जवाब नहीं देता हूँ यूनिवर्स। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया और सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, या तो आप मुझे जवाब देंगे कि मैं ऑफिस में क्यों ना जाऊं, या फिर मैं ऑफिस ही जाऊंगी। डिस्ट्रॉयर, हर बार आप अपनी मर्जी करेंगे, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद सृष्टि ऑफिस के हिसाब से तैयार होकर रूम से बाहर आई। उसकी गोद में प्रांश था जिसे उसने उठा भी दिया था और मॉर्निंग फीड भी करा दिया था। सृष्टि की नज़रें बाहर आने के बाद प्रलय को ढूंढ रही थी, तभी कुसुम जी बोली, वो ऑफिस चला गया। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या? ऐसे कैसे वो ऑफिस चले गए? मेरे सवालों का जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं। कुसुम जी उसकी गोद से प्रांश को लेते हुए बोली, कैसे सवाल का जवाब? सृष्टि ने उनका सवाल सुना ही नहीं। उसके दिमाग में फिलहाल कुछ और ही चल रहा था। वो भी ब्रेकफास्ट करने के बाद घर से मित्तल इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। वहीं जैसे ही प्रलय को पता चला कि सृष्टि मित्तल इंडस्ट्रीज गई है, उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। सृष्टि गाड़ी से उतरकर लिफ्ट एरिया की तरफ आई तो अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने वेदांश चलते हुए आ रहा था जो अपनी वीआईपी लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें सृष्टि पर गई वो भी हैरान रह गया। वो अपनी लिफ्ट छोड़कर सृष्टि वाली लिफ्ट की तरफ आया और अंदर आकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ? सृष्टि भी चौंकते हुए बोली, आप यहाँ? मेरा मतलब है आप यहाँ जॉब करते हैं या फिर? वेदांश उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। आप भी यहाँ जॉब करने के लिए आई हैं क्या? सृष्टि ने अपना सर नामे हिलाया। वहीं वेदांश की तो नज़र जैसे सृष्टि पर से हट ही नहीं रही थी। वो एक बार फिर से उसकी खूबसूरती में खो चुका था और एक नज़र उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। सृष्टि को थोड़ा अजीब लगने लगा। तभी उसे याद आया कि प्रलय ने उसे ऑफिस जाने से मना किया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर प्रलय ने उसे क्यों मना किया होगा। क्या मित्तल इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रलय जिस तरह से उसके लिए ऑब्सेसिव है, बस उसने इस रीजन से सृष्टि को जॉब करने के लिए मना किया। वो वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? वेदांश जो पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, पूछिए ना। सृष्टि थोड़ा सहमी हुई बोली, यहाँ पर सब सही है क्या? मेरा मतलब है यहाँ के बॉस कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ठीक से तो पेश आते हैं ना? वेदांश उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अब अपने मुँह से अपनी तारीफ क्या ही करूं, क्यों ना थोड़ी सी बुराई ही कर दूं। उसे चुप देखकर सृष्टि एक बार फिर से बोली, क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के बॉस? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वेदांश बोला, आप यहाँ पर नई नई आई हैं इसलिए यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, पर अब अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ के बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं। इतने खड़ूस कि वो किसी से ढंग से बात तक नहीं करते। काम को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि अगर वक्त पर काम नहीं हुआ तो या तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी
या फिर आपको जॉब से ही निकाल दिया जाएगा। और बदतमीज तो वो हद दर्जे के हैं, लड़की हो या लड़का, किसी से ढंग से बात नहीं करते। सृष्टि बॉस की इतनी सारी बुराइयां सुनकर डर गई। अब उसे समझ में आया कि प्रलय उसे यहाँ पर जॉब करने से क्यों मना कर रहा था। वो खुद से ही बोली, ओ गॉड, मैं यहाँ कहाँ फंस गई, मुझे नहीं करनी यहाँ पर जॉब। वेदांश उसे जॉब से ही मना करते देख तुरंत बोला, अरे अरे, आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? मेरा मतलब है बॉस खड़ूस है, लेकिन अभी तक आप तो उनसे मिली ही नहीं है ना, तो हो सकता है वो आपके साथ खड़ूस ना हो। सृष्टि तुरंत बोली, जो पूरी दुनिया के साथ खड़ूस है उसके लिए मैं कौन सी दुनिया से अलग होऊंगी? वो मेरे साथ भी खड़ूसपन ही दिखाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग इतने खड़ूस क्यों होते हैं। मतलब अगर तुम्हें किसी से काम करवाना है तो तुम चुपचाप प्यार से भी तो काम करवा सकते हो, लेकिन नहीं, कई लोगों में तो बेवजह का एटीट्यूड होता है। मेरा मन तो करता है कि उनके एटीट्यूड का कचूमर बना दूं। अगर उन्होंने मेरे सामने फालतू का एटीट्यूड दिखाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो जानते नहीं है मैं कौन हूँ। ये बोलते हुए वो अपने बारे में सोच रही थी कि वो सृष्टि प्रलय राणा है, लेकिन उसकी मासूम सी बातें सुनकर वेदांश को हंसी आ रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सृष्टि तुरंत लिफ्ट से बाहर जाने लगी। वेदांश उसे रोकते हुए बोला, वैसे बास है तो खड़ूस, लेकिन वो खूबसूरत लड़कियों से थोड़ा प्यार से डील करते हैं, और तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखते ही वो तुम पर फिदा हो जाएं। ये बोलकर वेदांश मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। सृष्टि उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसके जाने के बाद वो खुद से बोली, ऐसे कैसे वो मुझ पर फिदा हो जाएंगे? मैं यहाँ सिर्फ डिस्ट्रॉयर को चिढ़ाने के लिए आई हूँ, ना कि किसी को खुद पर फिदा करवाने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे डिस्ट्रॉयर की हूँ। अगर उन्होंने मुझे टेढ़ी नज़र से देखा भी तो मैंने तो क्या, मेरे डिस्ट्रॉयर ने ही उनकी आंखें निकाल लेनी है। ये बोलते हुए वो एटीट्यूड से आगे की तरफ आई। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपने केबिन में था और ये सोच सोच कर कि सृष्टि वहाँ मित्तल इंडस्ट्रीज में वेदांश के साथ होगी, उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, ये तुमने बहुत गलत किया यूनिवर्स, तुम्हें वहाँ पर जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए था। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम जॉब पर गई। अब तुम देखती जाओ कैसे तुम खुद ये जॉब छोड़ती हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। वहीं सृष्टि अपने केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। अभी तक उसका अपने बॉस से मिलना नहीं हुआ था, लेकिन तभी उसके केबिन में लगी हुई बेल बजी। वो समझ चुकी थी कि उसे उसके बॉस ने बुलाया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सामने की तरफ बने केबिन की तरफ आई, जहाँ पर वेदांश मित्तल लिखा हुआ था। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और अंदर झांकते हुए बोली, मे आई कम इन सर? अंदर बैठे वेदांश ने कहा, कम इन। इस वक्त वेदांश ने अपनी चेयर को घुमाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा सृष्टि को दिखाई नहीं दे रहा था। सृष्टि जाकर टेबल के सामने खड़ी हुई और वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया सर? वेदांश बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना आप मेरे बारे में लोगों से पूछ रही थी कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं। सृष्टि उसका सवाल सुनकर एकदम से चौंक गई। वो बड़बड़ाकर बोली, इधर भी चुगली करने वाले बैठे हैं क्या? उसका बड़बड़ाना सुनकर वेदांश मुस्कुराया और फिर बोला, आप ऑफिस में काम करने आई हैं या फिर मेरे बारे में जानने? सृष्टि ने हल्का सा अपना चेहरा झुकाया और बोली, सॉरी सर, लेकिन जिसने आपको मेरे बारे में ये सब बातें बताई है, क्या उसने ये नहीं बताया कि उसने मुझे आपके बारे में क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, किसी से ढंग से बात तक नहीं करते, लेकिन हाँ, सामने लड़की अगर खूबसूरत हो तो आप उस पर फिदा हो जाते हैं। तभी अचानक से सृष्टि को एक बेहद गहरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, फिदा तो मैं हो गया हूँ। ये आवाज़ सुनते ही उसने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा, जहाँ पर वेदांश उसके बिल्कुल करीब आ गया था और उसके चेहरे पर हल्का झुका हुआ था। बॉस की जगह पर उसे देखकर सृष्टि के होश उड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आप यहाँ? मतलब आप मेरे बॉस? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है जब खूबसूरत लड़कियाँ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं तो ऐसे ही अटक अटक कर बोलती हैं, और ऐसे में उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सृष्टि उसकी बात से अब थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो तुरंत पीछे की तरफ होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर पीछे रखा, अचानक से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो नीचे गिरने को हुई।
पर वेदांश ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। पर इस चक्कर में वेदांश का चेहरा उस पर झुका हुआ था और सृष्टि की सांस गहरी हो चुकी थी। तभी उसे पीछे से केबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने जैसे ही पलटकर पीछे की तरफ देखा, अपने सामने खड़े प्रलय को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वहीं वेदांश भी हैरानी से प्रलय की तरफ देख रहा था, क्योंकि आज तो उसकी प्रलय से कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो प्रलय ऐसे उसके केबिन में कैसे? वहीं प्रलय का चेहरा अब गुस्से से कांप रहा था। वो तुरंत आगे की तरफ आया और उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदांश जैसे ही सृष्टि की तरफ बढ़ने लगा, प्रलय ने उसे जोर से धक्का दिया और चुटकी बजाकर उसके सामने उंगली पॉइंट करते हुए बोला, दूर रहना, कहा था ना, इससे दूर रहना। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही वेदांश को देखता रहा, जबकि वेदांश इस बात से हैरान था कि आखिर उसने सृष्टि के करीब आने से प्रलय को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो कुछ सवाल करता उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। सृष्टि कुछ बोलने को हुई, लेकिन प्रलय ने उसे दरवाजे की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो दोनों केबिन से बाहर निकल चुके थे। वेदांश हैरान रह गया। उसे तो समझ भी नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या। वहीं प्रलय सृष्टि को लेकर नीचे गाड़ी की तरफ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी, लेकिन वो सृष्टि की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने सृष्टि को गाड़ी में बिठाया। सृष्टि ने भी चुप रहना ही सही समझा। वो जानती थी कि वो बेशक से कुछ भी कह ले, लेकिन प्रलय फिलहाल उसकी बात नहीं सुनेगा। कुछ देर बाद वो राणा मेंशन पहुंचे। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए ना डिस्ट्रॉयर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय गाड़ी से बाहर निकल गया और अंदर की तरफ चला गया, लेकिन वो सृष्टि को अपने साथ नहीं लेकर गया। सृष्टि के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी। वो खुद से ही बोली, जब डिस्ट्रॉयर ने मना किया था कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में कीड़ा उठा कि मैं ऑफिस चली गई। अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं? पता नहीं वो मेरे और वेदांत सर के बारे में क्या सोच रहे होंगे। और ऊपर से पता नहीं सर भी इतने अजीब क्यों थे। ओ गॉड, मैं अब क्या करूं? ये बोलकर वो कुछ देर यूं ही गाड़ी में बैठी रही और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर घर के अंदर आई। अंदर जाते वक्त उसकी नज़रें गार्डन पर भी गई, जहाँ पर मेहंदी की रस्म की तैयारी हो रही थी। प्रलय अपने रूम में आया और रूम में आते ही वो सीधा बालकनी में चला गया। उसके हाथों में अब जलती हुई सिगरेट थी, जिसका धुआं वो ऊपर हवा में उड़ा रहा था। लेकिन सिगरेट के साथ साथ इस वक्त उसका दिल भी बहुत जल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल चल रहा था जब उसने वेदांश के हाथ सृष्टि की कमर पर देखे थे, और जिस तरह से उसके चेहरे पर वो झुका हुआ था। उनके चेहरे भी एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। सृष्टि घर के अंदर जाकर कुछ पल प्रांस के साथ बिताने के बाद सीधा प्रलय के रूम में आई। प्रलय अभी भी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सृष्टि उसके सामने आई और बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं? प्रलय गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना तुम ऑफिस नहीं जाओगे। सृष्टि अपना सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी डिस्ट्रॉयर, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अब कभी मित्तल इंडस्ट्रीज नहीं जाऊँगी। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मैं वेदांत सर के साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने सृष्टि के सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हें लेकर मुझे कभी कोई शक नहीं हो सकता। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। पर मुझे नहीं पसंद कोई गैर मर्द तुम्हारी तरफ नज़र भी उठाकर देखे। नहीं बर्दाश्त मुझे कोई मेरे अलावा तुम्हें हाथ भी लगाए। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हें किसी और के करीब। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि उसकी आंखों में झांक रही थी। अचानक ही वो भी बोली, जब आप मुझे किसी और के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किसी और के करीब क्यों जा रहे हैं डिस्ट्रॉयर? आप क्यों किसी और के साथ शादी कर रहे हैं? क्यों किसी और के साथ आपकी आज मेहंदी की रस्म है? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने एक झटके से उसे छोड़ दिया था। वो अब सृष्टि से अलग हुआ और बोला, क्या कहा था तुमने मुझसे कि अगर तुम्हारे अलावा किसी के हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगी तो तुम अपनी जान दे दोगी? जान तो कोई भी दे दे, अगर इतनी ही पद जैसी हो मेरे लिए तो कुछ ऐसा करके दिखाओ
कि बेशक से मेरे नाम की मेहंदी कोई भी लगाए, लेकिन तुम्हारे सामने सबकी मेहंदी फीकी पड़ जाए। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती रही और प्रलय सिगरेट पीते हुए पीछे की तरफ हो गया। उसकी गहरी नज़रें सृष्टि पर और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। वहीं सृष्टि भी सोच रही थी कि उसे करना क्या है, और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो चुपचाप रूम से बाहर आ गई और अपने रूम में चली गई। वहीं तकरीबन 1 घंटे बाद मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। वो चुपचाप रूम से बाहर आई और अपने रूम में चली गई। वहीं तकरीबन 1 घंटे बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। कायनात प्रलय के साथ बाहर गार्डन में थी और बार बार उससे पूछ रही थी कि उसकी मेहंदी कैसी लग रही है। प्रलय ने उसका सवाल सुनकर उसके हाथों की तरफ देखा जिस पर मेहंदी वालियाँ मेहंदी लगा रही थी, लेकिन अभी तक उसकी मेहंदी पूरी नहीं हुई थी। प्रलय को उसकी मेहंदी में कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें तो सामने दरवाजे की तरफ थी जहां उसे सृष्टि के आने का इंतजार था। वो तो सृष्टि के हाथों पर अपने नाम की मेहंदी को देखने के लिए बेसब्र हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुसुम जी प्रांस और नताशा के साथ वहीं पर थी। वो नताशा की तरफ देखते हुए बोली, सृष्टि कहाँ है? तुम तो कह रही थी कि सृष्टि ने कहा है वो थोड़ी देर में ही बाहर आएगी, लेकिन अब तो मेहंदी की रस्म खत्म होने को आ गई, अभी तक वो बाहर नहीं आई। नताशा तुरंत बोली, पता नहीं मॉम, अब तक तो भाभी को आ जाना चाहिए था। ये बोलते हुए उसकी नज़रें भी दरवाजे पर थी, लेकिन सबके इंतज़ार की इंतहा हो गई, पर सृष्टि घर से बाहर निकली ही नहीं। तकरीबन 2 घंटे बाद सब लोग राणा मेंशन से जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ घर के ही मेंबर्स रह गए थे और प्रलय को अब गुस्सा आ रहा था। कहाँ उसे इस बात का इंतज़ार था कि सृष्टि मेहंदी पर उसके लिए कुछ स्पेशल करेगी, लेकिन सृष्टि तो मेहंदी पर आई ही नहीं। उसके पास खड़ी कायनात अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन प्रलय पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर घर के अंदर की तरफ चला गया और सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो तुरंत बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे सृष्टि की गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। राणा मेंशन। प्रलय की नज़रें सृष्टि को ढूंढ रही थी, लेकिन सृष्टि उसे बाहर गार्डन में कहीं नज़र नहीं आई। मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी और सभी मेहमान जा चुके थे। कायनात प्रलय को अपनी मेहंदी दिखाना चाहती थी, लेकिन प्रलय उसकी बात सुने बिना ही घर के अंदर चला गया। जैसे ही वो अपने रूम में आया, उसने देखा पूरे रूम में अंधेरा फैला हुआ था। वो ये सोचकर कि सृष्टि यहाँ नहीं है, रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे सृष्टि के गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। बालकनी में उसे एक साया नजर आ रहा था। एक पल नहीं लगा उसे ये समझने में कि वो साया किसी और का नहीं बल्कि सृष्टि का है। प्रलय ने अपने कदम धीमे धीमे सृष्टि की तरफ बढ़ा दिए। सृष्टि की सांसें प्रलय को अपने आसपास महसूस कर और भी ज़्यादा गहरी होने लगी। प्रलय जब बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तो वो धीमे से बोला, यूनिवर्स। उसके मुंह से यूनिवर्स सुनकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। प्रलय ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। जब प्रलय ने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसकी उंगलियां सृष्टि के कंधे को पूरी तरह से छू रही थी। मतलब सृष्टि ने जो ब्लाउज पहना हुआ था वो ऑफ शोल्डर था। उसके कंधे को छूते ही जैसे प्रलय खुद बेचैन सा हो उठा। वो और भी ज़्यादा सृष्टि के करीब आया और बोला, क्या बात है यूनिवर्स, तुमने तो कहा था कि तुम मेहंदी की रस्म में आओगी, तुम तो मेहंदी की रस्म में ही नहीं आई। सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपको मेरा इंतज़ार था। प्रलय उसके सवाल पर थोड़ा चौंक गया और फिर तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोला, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगा? मेहंदी की रस्म के लिए कायनात का आना ज़रूरी था। वो आई थी और उसने मेरे नाम की मेहंदी भी अपने हाथ पर लगवाई थी। प्रलय की बात पर सृष्टि एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, आपने उसके हाथों पर लिखा हुआ अपना नाम देखा था क्या? उसके सवाल पर प्रलय सोचने लगा कि कैसे उसने मेहंदी वाली को मना किया था कि कायनात के हाथों पर प्रलय का नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वो ऐसे कैसे सृष्टि के सामने कह सकता था कि कायनात ने उसका नाम अपने हाथों पर नहीं लिखवाया। इसलिए वो तुरंत बोला, हाँ, मैंने देखा था उसके हाथों पर लिखा हुआ अपना नाम। सृष्टि अब हंसी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रलय ने खुद ही मेहंदी वाली को मना किया था। क्योंकि उस वक्त सृष्टि छिपकर उसकी और मेहंदी वाली की बातें सुन रही थी। सृष्टि प्रलय की तरफ पलट गई और अचानक ही रूम में थोड़ी सी रोशनी हुई। प्रलय को अब सृष्टि का चेहरा और भी ज़्यादा दिखाई देने लगा। उसका वो नूरानी सा चेहरा और खूबसूरत सी आंखें।
हल्के गुलाबी होठ और उन पर लगी हुई न्यूड लिपस्टिक। सृष्टि इस वक्त हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रलय ने जब उसे देखा तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, कल की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करवा लूँ क्या मैं? प्रलय ने तुरंत पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल तक का वेट क्यों करना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी चलो। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। सृष्टि ने दर्द से कहा भरी। प्रलय और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। अगले ही पल सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट मुझे आपके लिए बुक करनी है क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है डिस्ट्रॉयर, या फिर शायद आपने कायनात के हाथों को ढंग से देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो आपको पता होता कि किसी और के हाथों पर आपका नाम ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। ऐसा ये सृष्टि प्रलय राणा कभी होने ही नहीं देगी। उसकी बात सुनते हुए प्रलय के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत सृष्टि की कमर पर अपना हाथ और भी ज़्यादा दबाया और उसे एक बार फिर से अपने करीब कर बोला, चैलेंज ये नहीं था कि तुम दूसरों के हाथों पर मेरा नाम लिखने से रुकवाओगी। चैलेंज ये था कि तुम्हारे हाथों पर मेरा नाम बाकियों से गहरा होगा। सृष्टि बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, और मैं चैलेंज जीत गई डिस्ट्रॉयर? प्रलय ने हैरानी से कहा, ओह रियली? मुझे तुम्हारे हाथों में कहीं मेहंदी दिखाई तो नहीं दे रही? ये बोलते हुए उसने अपने हाथ अब सृष्टि के हाथों की तरफ बढ़ाया और उसके दोनों हाथों को अपने सामने कर लिया। उसके दोनों हाथों पर मेहंदी नहीं लगी हुई थी। गोरे हाथ एकदम सूने थे। सृष्टि तुरंत बोली, ज़रूरी तो नहीं नाम मेहंदी में लिखा जाए, नाम और भी बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है डिस्ट्रॉयर, और आपका नाम तो मेरे दिल पर लिखा है। उसकी बात पर प्रलय व्यंग से हंसा और पीछे की तरफ हटते हुए बोला, ये सब लाइन तो पुरानी हो चुकी है। अब मैं कौन सा तुम्हारा दिल चीर कर देखूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरा नाम लिखा है या नहीं। ये बोलते हुए वो वापस रूम के अंदर आ गया और उसने लाइट ऑन कर दी थी। सृष्टि एक बार फिर से बेहद गहरी आवाज़ में बोली, और अगर मैं कहूँ कि आप वो नाम देख सकते हैं तो? उसकी बात सुनकर प्रलय ने मुस्कुराते हुए पलटकर पीछे की तरफ देखा। अब उसे सृष्टि पूरी तरह से दिखाई दे रही थी और जैसे ही उसने सृष्टि की तरफ देखा उसकी नज़र सीधा सृष्टि के गर्दन से थोड़ा नीचे गई। बिल्कुल उसके सीने पर बेहद खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ था प्रलय। प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो सृष्टि के सीने पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वहीं सृष्टि अब धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और बिल्कुल उसके पास पहुंचकर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मेरे दिल पर आपका नाम तो बहुत पहले से लिखा हुआ था डिस्ट्रॉयर। बेशक से मैं आपके पास नहीं थी, लेकिन जब आपसे अलग थी तब एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने आपको याद ना किया हो। जब आपका नाम लेते ही मेरी धड़कनें ना बढ़ गई हो। जब मैंने ये ख्वाहिश ना की हो कि काश हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता और काश हम दोनों एक दूसरे के साथ होते। जब आपके पास ना होकर भी आपका नाम मेरे दिल पर था, तो अब आपके पास होकर तो इस नाम को और भी गहरा होना ही था। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि प्रलय के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसकी खुद की सांसों में तूफान आ चुका था। प्रलय की आंखों में गहरी लाली छाने लगी। अब उसने सृष्टि के चेहरे की तरफ देखा। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, क्या इससे भी गहरा कुछ हो सकता है क्या डिस्ट्रॉयर? अगर है तो बताइए ना, आपकी यूनिवर्स वो भी करना चाहेगी। प्रलय धीमे से बोला, इसकी ज़रूरत नहीं थी, दर्द हुआ होगा तुम्हें। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप उठी थी। सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, दर्द ये नाम लिखवाने से नहीं हुआ था। दर्द तब होता जब किसी और के हाथों पर आपका नाम लिखा देखती। डर लग रहा था मुझे कि कहीं सच में कायनात के हाथों पर आपका नाम ना हो, लेकिन इतना भी जानती थी कि मेरे डिस्ट्रॉयर बेशक से मुझे कितना ही क्यों ना तड़पा लें, लेकिन मेरे दिल को तकलीफ नहीं होने देंगे। खुद का नाम किसी और के हाथों पर नहीं लिखवाने देंगे। उसकी बात पर प्रलय हैरान हुआ। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ मैं, सब जानबूझकर कर रहे हैं ना आप ये सब। आपने खुद मना किया था मेहंदी वाले को कि कायनात के हाथों पर अपना नाम नहीं होगा। पर क्यों डिस्ट्रॉयर, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मुझे सता रहे हैं, वो भी बेवजह? मुझे चैलेंज किया ताकि मैं अपने हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाऊं, पर मुझे आपका नाम मेहंदी से नहीं इस तरह से लिखवाना था। ये बोलते हुए उसने अपने सीने को हल्का सा छूना चाहा, लेकिन प्रलय ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया।
सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय अगले ही पल उसके सीने पर झुकने लगा और बड़े ही प्यार से उसने उस हिस्से पर अपने होंठ रख दिए जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकल गई थी क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही वो टैटू बनवाया था जिसके लिए उसने नताशा की हेल्प ली थी। वहीं एक फीमेल टैटू आर्टिस्ट उसके लिए लेकर आई थी और अभी वो टैटू बनवाने की वजह से उसे काफ़ी पेन हो रहा था। सृष्टि की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें निकल गई तो प्रलय अब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से उसने उन आंसुओं को भी अपने होठों से छू लिया। सृष्टि के हाथ उसके कंधों पर आ गए। प्रलय ने उसकी कमर पर एक बार फिर से अपना हाथ कसा और बोला, इतनी जलन। सृष्टि जो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको भी तो हुई थी जब आपने मुझे वेदांश मित्तल के साथ देखा। जलकर राख हो गए थे आप। फिर मैं तो कितने दिनों से आपको कायनात के साथ देख रही हूँ। सोचिए मेरा क्या हाल होगा। जैसे ही उसने ये बात कही प्रलय ने तुरंत उसे गोल घुमा दिया जिससे अब सृष्टि की पीठ प्रलय के सीने से आ लगी। प्रलय ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और उसके गाल से अपना गाल लगाते हुए बोला, अब तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। अब मुझे किसी और के साथ देख भी नहीं सकती। पहले तो मुझे किसी और के लिए छोड़कर चली गई थी ये सोचकर कि मैं किसी और के साथ हूँ। तब क्यों नहीं ये दिमाग लगाया कि तुम मेरे पास रहोगी, मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करोगी, मुझ पर अपना हक जताओगी, मुझे अपने करीब लाओगी। सृष्टि उसकी शिकायतें सुन रही थी और आज प्रलय की शिकायतें सुनते वक्त वो मायूस नहीं हो रही थी बल्कि हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी क्योंकि प्रलय की उंगलियां उसके पेट पर चल रही थी और उसे गुदगुदी हो रही थी। प्रलय ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट किया और बोला, हंस क्यों रही हो? शिकायतें कर रहा हूँ तुमसे, मुझे सफाई देने के बजाय तुम हंस रही हो। सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, इन गलतियों की सज़ा दे दीजिए ना डिस्ट्रॉयर और बात ख़त्म कीजिए। ये बात बात पर सुनाया मत कीजिए, एक ही बार में बेशक से जान ले लीजिए। प्रलय गुस्से से बोला, अभी छोड़कर जाने की बात करोगी? सृष्टि ने तुरंत अपने होठों को अपने दांतों से दबा लिया और जल्दी से बोली, सॉरी। प्रलय ने उसे खुद से अलग किया और बोला, हर बार हर गलती की माफ़ी नहीं होती, सज़ा होती है। सृष्टि एक बार फिर से उसके करीब आई और बोली, दीजिए सज़ा, आपकी हर सज़ा मंजूर। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तो शादी के लिए तैयार रहो। सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरी और कायनात की शादी। सृष्टि ने तुरंत मुंह बनाया और बोली, टांगें तोड़ दूंगी आपकी, जिन टांगों से आप उस कायनात के साथ फेरे लेंगे। प्रलय चैलेंजिंग वे में बोला, देखते हैं क्या कर सकती हो तुम। ये मेहंदी हल्दी तो फालतू की चीज़ें हैं, शादी तो होकर ही रहेगी, तुम जरूर आना। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटने लगा। सृष्टि तुरंत उसे देखते हुए बोली, आज परेशान नहीं करेंगे मुझे, आज मेरे करीब नहीं आएंगे? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, अब तो किसी और के करीब जाऊंगा। ये बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रहा था और अब वो दरवाजे तक पहुंच चुका था। सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपकी बीवी हूँ मैं, कुछ तो रंग चढ़ा है मुझ पर आपका। अगर आप मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। प्रलय तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, देखते हैं क्या कर सकती हो। ये बोलकर अब वो अपनी आई विंग कर रूम से बाहर चला गया और सृष्टि मुस्कुराकर बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। फ्रेंड्स, कल मेरे भाई की शादी है, आज हल्दी थी। किसी तरह से मैंने आज का पार्ट तैयार किया। अब कल शादी है, 1-2 दिन पार्ट नहीं आ पाएंगे तो आप लोग कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं 16 को पार्ट देने की कोशिश करूँगी, अगर समय मिल पाएगा तो, नहीं तो 17 को पार्ट आएगा। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, आप लोग 2 मिनट निकाल के कमेंट कर लिया करिए, मुझे भी अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।